आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान इतिहास सीरीज, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। मेरे बारे में और अधिक जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोत और कई प्रकार के साहित्यों का अपन यहां अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक राजस्थानी साहित्य, यानी राजस्थानी साहित्य जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले है पृथ्वीराज विजय। यह ग्रंथ लिखा गया जयानक भट्ट द्वारा और पृथ्वीराज विजय में सपादलक्ष तथा अजमेर के चौहानों का इतिहास वर्णित है। दूसरा है हमीर महाकाव्य, जिसे रचनाकार हैं नयन चंद्र सूरी। और हमीर महाकाव्य में रणथंबोर के चौहानों का इतिहास वर्णित किया गया है, लिखा गया है। तथा इसी महाकाव्य से हमें अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। राजवल्लभ, और राजवल्लभ के रचनाकार लेखक हैं मंडन। और इस राजवल्लभ से 15वीं सदी के सैनिक संगठन, स्थापत्य कला तथा मेवाड़ की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है राज विनोद, जिसके रचनाकार लेखक भट्ट सदाशिव। और इससे हमें मेवाड़ के गुहिलों तथा 16वीं सदी के राजस्थान के समाज की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है एकलिंग महात्म्य, जिसके रचनाकार कान्ह व्यास। और इस एकलिंग महात्म्य से हमें मेवाड़ के गुहिलों का इतिहास पता चलता है, मालूम होता है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट, हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी, राजवल्लभ के लेखक मंडन, राजविनोद के लेखक भट्ट सदाशिव और एकलिंग महात्म्य लिखा गया कान्ह व्यास द्वारा। अगला है कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, जिसके रचनाकार हैं जयसोम। और इस काव्य में बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास लिखा गया है। इसी साहित्य से, इसी रचना से हमें बीकानेर दुर्ग के निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। कौन से काव्य से? करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य से, जिसके लेखक हैं जयसोम। अमरसार, और अमरसार के लेखक हैं पंडित जीवाधर। इस अमरसार से हमें राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह सिसोदिया का इतिहास मालूम पड़ता है, पता चलता है। अमरकाव्य वंशावली, और अमरकाव्य वंशावली के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने अमरकाव्य वंशावली में महाराणा राज सिंह सिसोदिया की गाथा लिखी है। अगला राज रत्नाकर, और राज रत्नाकर के लेखक हैं भट्ट सदाशिव। और भट्ट सदाशिव ने इसमें महाराणा राज सिंह सिसोदिया तथा उनके दरबारी झांकी का वर्णन किया है। अजितोदय, लेखक भट्ट जगजीवन, जिसमें जोधपुर के जसवंत सिंह व अजीत सिंह राठौड़ का मुगलों के साथ संबंध का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देखिए, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम के लेखक हैं जयसोम। अमरसार लेखक पंडित जीवाधर। अमर काव्य वंशावली के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट, राज रत्नाकर भट्ट सदाशिव तथा अजितोदय के लेखक हैं भट्ट जगजीवन। भट्टी काव्य, और भट्टी काव्य के लेखक हैं भट्टी। इस भट्टी काव्य में 15वीं सदी के जैसलमेर की राजनीतिक एवं सामाजिक जानकारी का वर्णन किया गया है। राज प्रकाश, जिसके लेखक किशोरदास दाव।
जगत विलास के लेखक हैं नंदराम। ईश्वर विलास महाकाव्य के लेखक कृष्ण भट्ट। जयविल सिंह कल्पद्रुम के लेखक हैं देव भट्ट। जयविलास लेखक रणवीर भट्ट। जगत सिंह काव्य जिसके लेखक हैं रघुनाथ। वीर वंश रंग के लेखक हैं यमुना दत्त शास्त्री। तो ये थे संस्कृत के साहित्य और उनके रचनाकार तथा उनमें किन किन राजाओं किस वंश का वर्णन किया गया है अपन ने अध्ययन किया गया। ये जो साहित्य है वो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम्स में, चाहे पटवारी हो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो या आरएस एग्जाम्स हो, यहां से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और पैट प्रश्न। राजस्थान पुलिस में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद करना है कि कौन सी किताब या रचना किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। और आरएस वगैरह में तो इसकी डीपली जानकारी लेती है कि इससे हमें और ज्यादा क्या ज्ञान होता है, उस रचना में और ज्यादा क्या वर्णित है। तो अगला पढ़ेंगे रासो साहित्य। क्या होता है रासो? रासो वीरता पर काव्य होता है। और रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो बताई जाती है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा। राज्य से, किसने कहा राजसूय शब्द से, किसने कहा रहस्य से, रसायन से, राजा देश, और किसी इतिहासकार के अनुसार राजयज्ञ से मानी जाती है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रासो यानी वीरतापरक काव्य। दूसरा शब्द होगा रास, जिसका अर्थ होता है या जिसमें होगी प्रेम व श्रृंगारपरक रचना। तो रासो वीरतापरक काव्य होता है तथा रास प्रेम व श्रृंगारपरक रचना होती है। तो सबसे पहले है रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उनका पुत्र था जलहण। इस जलहण ने इस पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। यानी पृथ्वीराज रासो को शुरू किया चंद्रबरदाई ने और उसको पूरा किया चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने। ये जो पृथ्वीराज रासो है यह पिंगल ब्रज हिंदी में लिखा गया रासो है। इस पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि 4 राजपूत वंशों गुर्जर प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के आबू परत के अग्निकुंड से हुई है। ऐसी जानकारी इस पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होती है कि जो 4 राजपूत वंश हैं, गुर्जर प्रतिहार, परमार, सोलंकी जिन्हें चालुक्य भी कहते हैं तथा चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। इस पृथ्वीराज रासो में संयोगिता हरण तथा तराइन युद्ध का भी वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का वर्णन किया गया है। चंद्रबरदाई की एक वियोक्ति इतिहास में बड़ी याद की जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये वियोक्ति चंद्रबरदाई ने इसी पृथ्वीराज रासो में लिखी है। तो पृथ्वीराज रासो लेखक चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो को पूरा किया चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने। और पृथ्वीराज रासो की भाषा है पिंगल या ब्रज हिंदी भाषा। तो अगला रासो है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो के लेखक हैं काशी छंगाणी। और छत्रपति रासो लगभग 1682 ईस्वी में रचा गया। इस छत्रपति रासो से
बीकानेर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है तथा बीकानेर के संस्थापक राव बीका, लूणकरण, कल्याणमल, राय सिंह, सूर सिंह व करण सिंह के राज्यारोहण व उपलब्धियों की जानकारी भी इस छत्रपति रासो में वर्णित है। छत्रपति रासो में मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ, उसकी जानकारी वर्णित है। इस युद्ध में करण सिंह ने भाग नहीं लिया, यह भी इसमें लिखा हुआ है तथा औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद बीकानेर से नाराजगी का भी इसमें वर्णन है। यानी 1658 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ जिसमें बीकानेर महाराजा करण सिंह ने भाग नहीं लिया था। इसे औरंगजेब जब राजा बना उसके बाद उसने बीकानेर से नाराजगी व्यक्त की थी, नाराज रहे बीकानेर से। ये वर्णन मिलता है हमें काशी छंगाणी के छत्रपति रासो से। छत्रपति रासो में एक युद्ध हुआ है 1644 ईस्वी में, जिसे कहा गया है इतिहास में मतीरे की राड़। ये मतीरे की राड़ क्या है? बीकानेर शासक करण सिंह तथा नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में युद्ध हुआ 1644 ईस्वी में। और युद्ध क्यों हुआ? एक गांव था जाखणिया गांव, उस जाखणिया गांव को लेकर विवाद था कि बीकानेर महाराजा करण सिंह कहते थे ये बीकानेर के अंदर है, नागौर के शासक कहते थे कि ये जाखणिया गांव नागौर की सीमा के अधीन पड़ता है। तो वहां पर एक मतीरे की बेल को लेकर यह विवाद हुआ। तो मतीरे की बेल मात्र एक बहाना थी और असली कारण था जाखणिया गांव। तो बीकानेर महाराजा करण सिंह तथा नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य जो मतीरे की राड़ के नाम से युद्ध हुआ 1644 ईस्वी में और अंतिम विजय हुई बीकानेर महाराजा करण सिंह की। तो ये वर्णित है छत्रपति रासो में। और छत्रपति रासो किसने लिखा? काशी छंगाणी ने। तो आगे देखिए, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के लेखक हैं नरपति नाल है और यह राजस्थानी में रचित रासो है। इसमें क्रिया एवं संज्ञा के रूप में अपभ्रंश पर आधारित है बीसलदेव रासो। और बीसलदेव रासो एक नीति काव्य है। बीसलदेव रासो में अजमेर के बीसलदेव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? अजमेर के राजा बीसलदेव चौहान तथा परमार राजा भोज और उनकी पुत्री थी राजमती, उनकी प्रेम कथा का वर्णन भी बीसलदेव रासो में किया गया है। इस बीसलदेव रासो में बीसलदेव के विवाह, उसकी उड़ीसा यात्रा तथा उसकी रानी के विरह का रोमांचक वर्णन किया गया है। तो ये सभी जानकारी हमें प्राप्त होती है नरपति नाल्ह के बीसलदेव रासो से। और बीसलदेव रासो में वर्णन किया गया है अजमेर के बीसलदेव चौहान का, उनकी प्रेम कथा का, उनकी उड़ीसा यात्रा का और उनकी पत्नी राजमती के विरह का रोमांचक वर्णन किया गया है। अगला है रतन रासो, जिसके लेखक कवि कुंभकर्ण। इस रतन रासो में जोधपुर एवं जालोर के राठौड़ वंश की तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक व शैक्षणिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां के विद्रोही पुत्रों की आपसी लड़ाई का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो रतन रासो में जोधपुर व जालोर के राठौड़ वंश
की तत्कालीन घटनाओं का वर्णन किया कवि कुंभकर्ण ने। अगला है शत्रुसाल या क्षत्रुसाल रासो। इसके लेखक कवि डूंगरसी। यह भी राजस्थानी भाषा में रचित रासो है जिसमें बूंदी के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कवि डूंगरसी ने शत्रुसाल रासो में बूंदी का इतिहास वर्णित किया है। साथ ही साथ बूंदी के राव राजा शत्रुसाल के राज्य वैभव और युद्ध अभियानों का भी इसमें वर्णन किया है। अगला है प्रताप रासो, और प्रताप रासो के लेखक हैं जाचक जीवन। प्रताप रासो में अलवर की स्थापना हुई 1770 ईस्वी में और उनकी स्थापना करने वाले थे राव राजा प्रताप सिंह। अलवर की स्थापना कब हुई? 1770 ईस्वी में। और अलवर की स्थापना किसने की? 1770 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की। तो प्रताप रासो में अलवर की स्थापना करने वाले राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें विवरण उनका लिखा गया है। प्रताप रासो से हमें प्रताप सिंह तथा उसके समकालीन शासकों से संबंधों का भी ज्ञान होता है। अगला है मानचित्र रासो। लेखक हैं कवि नरोत्तम। और मानचित्र रासो में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के जीवन तथा उनके कार्यों का वर्णन किया है कवि नरोत्तम ने। तो शत्रुसाल रासो के लेखक हैं कवि डूंगरसी। बूंदी का इतिहास लिखा गया है। प्रताप रासो के लेखक जाचक जीवन और मानचित्र रासो के लेखक हैं कवि नरोत्तम। अगला है महाराणा सुजान सिंह जी रो रासो और लेखक हैं जोगीदास। जोगीदास ने इस रासो में बीकानेर के महाराजा सुजान सिंह के जीवन तथा उनकी कार्यों, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। इसमें राणो रासो, और राणो रासो के लेखक हैं दयाल दास, दयाराम, या कहीं कहीं लिखा मिलता है केवल दयाल। और इस राणो रासो से मुगल मेवाड़ संघर्ष की घटनाओं की जानकारी का हमें जानकारी प्राप्त होती है। या यूं कहें कि राणो रासो में मुगल मेवाड़ संघर्ष की घटनाओं का वर्णन किया है दयाल दास ने। लक्ष्मणगढ़ रासो, और लक्ष्मणगढ़ रासो के लेखक हैं खुशाल कवि। इस लक्ष्मणगढ़ रासो में खुशाल कवि ने अलवर के शासक राव प्रताप सिंह तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सेनापति नजफ खां के मध्य 1778 ईस्वी में हुए युद्ध का वर्णन किया है। किसमें? लक्ष्मणगढ़ रासो में। लेखक कौन है? खुशाल कवि। क्या वर्णन किया है? 1778 ईस्वी में हुए युद्ध, जो युद्ध हुआ अलवर शासक, अलवर के संस्थापक राव प्रताप सिंह तथा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सेनापति जिनका नाम था नजफ खां, उनके मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किया गया है लक्ष्मणगढ़ रासो में। अगला है खुमान रासो, और खुमान रासो के लेखक हैं दलपत विजय, जो पिंगल भाषा में रचित रासो है और इसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। तो खुमान रासो के लेखक हैं दलपत विजय। पिंगल भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। लक्ष्मणगढ़ रासो लेखक कुशाल कवि, राणो रासो दयाल दास, और महाराणा सुजान सिंह जीरो रासो लेखक है जोगीदास। अगला है संगत रासो, और संगत रासो के लेखक हैं गिरधर आसिया, और संगत रासो लिखा गया है डिंगल भाषा में।
इस संगत रासों में राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन किया गया है। डॉक्टर कृष्णचंद्र क्षोत्रिय द्वारा इस संगत रासों का संपादन किया गया है। संगत रासों लेखक गिरधर आसिया हैं। डिंगल भाषा में इन्होंने ये संगत रासों लिखा, जिसमें राणा प्रताप के छोटे भाई जिनका नाम है शक्ति सिंह, उनका वर्णन किया गया है। और संगत रासों का संपादन किया डॉक्टर कृष्णचंद्र क्षोत्रिय ने। जसवंत रासो लेखक मुरारीदान, और मुरारीदान ने इसमें मारवाड़ के जसवंत सिंह राठौड़ का इतिहास वर्णित किया है। विजयपाल रासो लेखक है नल सिंह, और विजयपाल रासो में नल सिंह ने पिंगल भाषा में करौली विजयगढ़ के यादव वंश और विजयपाल का वर्णन किया है। तो एक बार फिर से देखिए, संगत रासों के लेखक हैं गिरधर आसिया, जसवंत रासो मुरारीदान, विजयपाल रासो के लेखक हैं नल सिंह। पिंगल भाषा में नल सिंह ने विजयपाल रासो में करौली विजयगढ़ के यादव वंश और वहां के शासक विजयपाल का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है, हमीर रासो हमीर काव्य। हमीर रासो और हमीर काव्य के लेखक हैं, एक ही लेखक है सारंगधर। एक बार पूछा गया है कि सारंगधर ने निम्न में से किन की रचना की है, तो ये दोनों ऑप्शन थे RS प्री एग्जाम्स में। तो हमीर रासो और हमीर काव्य दोनों के रचनाकार हैं सारंगधर। बुद्धि रासो लिखा जालहन ने, तथा सती रासो लिखा सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण ने कई रचनाएं लिखी, जिनमें वंश भास्कर, वीर सतसई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। उन्हीं में से एक सती रासो, रामरजार, छंदो मयूख, ऐसी अनेक रचनाएं लिखी हैं सूर्यमल मिश्रण ने। तो सती रासो के लेखक सूर्यमल मिश्रण। राम रासो के लेखक हैं माधोदास धधवाड़िया, और जैतसी रासो लिखा गया, उसके लेखक अज्ञात हैं। इतिहासकारों के इसको लेखक का ज्ञात नहीं है। तो हमीर रासो और हमीर काव्य के लेखक हैं सारंगधर। बुद्धि रासो जालह द्वारा लिखा गया। सती रासो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। राम रासो माधोदास धधवाड़िया ने लिखा। अगला साहित्य है वेली साहित्य। अब तक अध्ययन किया रासो साहित्य और संस्कृत भाषा के साहित्य का। वेली साहित्य, इस वेली साहित्य में राजा महाराजाओं, सामंतों का वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। किन्होंने किया है? जैन वाली साहित्य में ऐतिहासिक, कलात्मक और उपदेशात्मक वर्णन मिलता है। दो प्रकार के वेली साहित्य बताए जाते हैं, एक ऐतिहासिक वेली साहित्य और दूसरा है जैन वेली साहित्य। ऐतिहासिक वेली साहित्य में राजा महाराजाओं, सामंतों आदि का वीर रसपूर्ण वर्णन किया गया है, जबकि जैन वेली साहित्य में ऐतिहासिक, कथात्मक तथा उपदेशात्मक वर्णन मिलता है। तो सबसे पहला वेली साहित्य है वेली कृष्ण रुक्मणी। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेली कृष्ण रुक्मणी, जिसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ पीथल नाम से रचनाएं लिखते थे। तो वेली कृष्ण रुक्मणी एक वेली साहित्य है, जिनके लेखक हैं, रचनाकार हैं पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? बीकानेर के राय सिंह के छोटे भाई थे। और पृथ्वीराज राठौड़ पीथल नाम से रचनाएं लिखते थे। ये पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में भी शुमार थे।
और इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। तो पूछा जाता है डिंगल का हेरोस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ पीथल। या पूछा जाए कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा? तो वो है डॉक्टर टेसीटोरी। वेली कृष्ण रुक्मणी, इस वेली साहित्य को दुर्सा आडा ने, एक लेखक हैं दुर्सा आडा, उन्होंने 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा है। तो यह भी इंपॉर्टेंट कि 5वां वेद कौन सा है? वेली कृष्ण रुक्मणी। 19वां पुराण कौन सा है? तो 19वां पुराण है वेली कृष्ण रुक्मणी। या यूं कहें वेली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा आडा द्वारा 5वां वेद तथा 19वां पुराण की उपमा दी गई है, जिसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ का उपनाम है पीथल। पृथ्वीराज राठौड़ को डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है और पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जो बीकानेर के राय सिंह के छोटे भाई थे। वेली कृष्ण रुक्मणी में पृथ्वीराज राठौड़ ने कृष्ण व रुक्मणी के प्रणय को, उनके प्रेम को तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। और वेली कृष्ण रुक्मणी श्रृंगार रस की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो पूछा जाए श्रृंगार रस की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वोत्तम रचना कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मणी। और रचनाकार है पृथ्वीराज राठौड़। तो बार बार यूं बोला जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगली वेली साहित्य है अचलदास खींचरी वचनिका। और अचलदास खींचरी वचनिका के लेखक हैं शिवदास गार्डन। इस वेली साहित्य में गागरोन के अचलदास खींची और मांडू सुल्तान होशंग शाह गोरी के मध्य युद्ध और उस समय जोहर व्रत का वर्णन मिलता है। अचलदास खींचरी वचनी का लेखक है शिवदास गार्डन। अचलदास खींची गागरोन के शासक हैं और मांडू सुल्तान है होशंग शाह गोरी। उनके मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है और युद्ध के दौरान जोहर जो किया वहां की रानी ने, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा है राव जैतसिरो छंद, लेखक बीठू सूजा। ये डिंगल भाषा में लिखा गया वेली साहित्य है। राव जैतसिरो छंद, लेखक हैं बीठू सूजा। और इस वेली साहित्य में बीठू सूजा ने कामरान एवं बीकानेर के राव जैतसी के मध्य युद्ध और उस युद्ध में जैतसी की विजय का वर्णन किया है। कान्हड़ दे प्रबंध, और कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ नामी। इस कान्हड़ दे प्रबंध में जालोर के चौहान कान्हड़ दे और उनके भाई वीरम दे तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष का वर्णन है। वीरम दे तथा अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का भी वर्णन किया गया है इस कान्हड़ दे प्रबंध में। तो एक बार फिर से सुनिए, कान्हड़ दे प्रबंध, लेखक हैं पद्मनाभ नामी। और कान्हड़ दे प्रबंध में जालोर के चौहान शासक कान्हड़ दे और उनके छोटे भाई वीरम दे की अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष का, युद्ध का वर्णन किया है इसमें। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा तथा वीरम दे चौहान की प्रेम कथा का, प्रेम प्रसंग का भी इसमें वर्णन किया गया है कान्हड़ दे प्रबंध में। किसने लिखा? पद्मनाभ नामी ने।
अगला साहित्य गुणभास और लेखक हैं हेम कवि। गुणभास में जोधपुर के गज सिंह राठौड़ का इतिहास लिखा गया है। किसने लिखा? हेम कवि ने। क्या लिखा? गुणभास, वैली साहित्य। गुण रूपक, गुणभास लिखा हेम कवि ने और गुण रूपक लिखा केशव दास ने। तो केशव दास ने गुण रूपक में जोधपुर नरेश गज सिंह राठौड़ की गाथा गाई है। अगला वैली साहित्य सूरज प्रकाश और सूरज प्रकाश के लेखक हैं कर्णिदान। सूरज प्रकाश में जोधपुर के अभय सिंह राठौड़ की इतिहास का वर्णन किया है कर्णिदान ने। वंश भास्कर, लेखक सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण ने। और यह सूर्यमल मिश्रण की एक कालजयी रचना है जिसमें राजपूताना का समग्र इतिहास तथा बूंदी का विशेष रूप से लिखा गया इतिहास है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे। पूछा जाता है कई बार कि सूर्यमल मिश्रण कहां के निवासी थे? तो ये बूंदी के ही निवासी थे और बूंदी के ही महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे। अगला है बुद्धि विलास और बुद्धि विलास के लेखक हैं भक्तराम साह। इस बुद्धि विलास में जयपुर के कछवाहों का इतिहास लिखा गया है। अगला हमीरायण और हमीरायण के लेखक हैं भांडव व्यास। हमीरायण में रणथंभौर के हमीरदेव चौहान का वर्णन किया गया है। तो जहां जहां हमीर के नाम से लिखा हो, चाहे हमीर रासो हो, हमीर काव्य हो, हमीरायण हो, तो हमीर बंधन हो, उन सब में रणथंभौर के चौहान शासकों में मुख्यतः हमीरदेव चौहान का वर्णन ही किया गया है। तो हमीरायण के लेखक भांडव व्यास, हमीर बंधन के लेखक अमृत कैलाश। अगला हमीर बंधन अमृत कैलाश तथा हमीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर। आपको पिछले बताया अभी कि हमीर रासो और हमीर काव्य का लेखक है सारंगधर। तो ये कंफ्यूजन वाले हैं, हमीर 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 से जो नाम से लिखे हैं तो उनको एक साथ लिखा है ताकि आप सबको याद हो जाए और कंफ्यूजन भी ना हो। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इनके लेखक याद हो जाएंगे। तो हमीर रासो हमीर काव्य लिखा सारंगधर ने, हमीर बंधन लिखा अमृत कैलाश ने, हमीर हट लेखक हैं चंद्रशेखर और चंद्रशेखर ने ही एक दूसरा काव्य लिखा सुरजन चरित्र, जिसमें बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा का चरित्र चित्रण किया गया है। तो चंद्रशेखर ने ही लिखा हमीर हट और चंद्रशेखर ही ने ही लिखा सुरजन चरित्र। अगला है एक वीर विनोद जिसके लेखक हैं कवि राजा श्यामल दास और कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद में मेवाड़ के गुहिलों का इतिहास लिखा है। हमीर मद मर्दन लेखक हैं जय सिंह सूरी, हमीर चौपाई लेखक मंडन विजयसा और हमीर छाड़ा के लेखक हैं राजरूप। तो हमीर के लिए बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, हमीर चौपाई मंडन विजयशा, हमीर छाड़ा राजरूप, हमीर रासो हमीर काव्य के लेखक हैं सारंगधर। अगला है रणमल छंद और रणमल छंद के लेखक हैं श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास ने
रणमल छड़ में ईडर के रणमल और पाटन के जफर खां के युद्ध का वर्णन किया है। किसमें किया है? रणमल छंद में। लेखक हैं श्रीधर व्यास। अगला है रुक्मणी हरण और नागदामन। रुक्मणी हरण और नागदामन दोनों के लेखक हैं सायाजी सूला। और नागदामन में जो भाषा है यूज की है, भाषा प्रयुक्त की है सायाजी सूला ने, वो है डिंगल भाषा। और इस नागदामन में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो रुक्मणी हरण और नागदामन के लेखक हैं सायाजी सूला। अगला है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, जिसके लेखक हैं खिड़िया जग्गा। और इसमें रतन सिंह तथा उनकी रानी पद्मिनी का वीर रस वर्णन किया है खिड़िया जग्गा ने। किसमें? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका में। अगला साहित्य है चित्तौड़ गजल, जिसके लेखक हैं खेता। और इस चित्तौड़ गजल में मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित वर्णन किया गया है। गुण रूपक, लेखक केशव देव। गुण रूपक में केशव देव ने जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन किया है। रसिक रत्नावली, जिसके लेखक है नरहरि दास। विरुद्ध छतहरी और कीर्तार बावनी दो रचनाएं हैं। विरुद्ध छतहरी कीर्तार बावनी दोनों के लेखक हैं कवि दुर्सा आडा। और ये दुर्सा आडा वही हैं जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद 19वां पुराण की उपमा दी है। तो दुर्सा आडा की रचनाएं हैं विरुद्ध छतहरी कीर्तार बावनी। विरुद्ध छतहरी में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। और ये दुर्सा आडा अकबर के दरबारी कवि थे। अगला है नागर समुच्चय। और नागर समुच्चय के लेखक हैं भक्त नागरीदास। नागर समुच्चय में किशनगढ़ नरेश सावंत सिंह की गाथा लिखी गई है। और स्वयं लेखक हैं ये सावंत सिंह। और सावंत सिंह का जो उपनाम है या ये रचनाएं लिखते थे नागरीदास नाम से। तो नागरीदास ने, महाराज सावंत सिंह ने अपनी छोटी छोटी कहानियों को जोड़कर बनाया नागर समुच्चय। वीरमायण, वीरमायण के लेखक बादर ढाडी। और बादर ढाडी ने इस वीरमायण में नाथ संप्रदाय का वर्णन किया है। रघुनाथ रूपक, रघुनाथ रूपक के लेखक मंछाराम सेवक। ये जो रघुनाथ रूपक है ये मध्यकालीन 1770 से 1835 ईस्वी का एक भक्ति काव्य है। रघुनाथ रूपक। राव रतन सिंगरी वेली। और राव रतन सिंगरी वेली के लेखक हैं कल्याण दास। इस वेली में कल्याण दास ने बूंदी के राजा रतन सिंह और उनके पूर्वजों की वीरता का वर्णन किया है। तो ये थे वेली साहित्य। अगला साहित्य है ख्यात साहित्य। ख्यात का सामान्य अर्थ होता है ख्याति प्रतिपादित करना। ये ख्यात एक कथित साहित्य है जिसमें वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है। एक बार फिर से सुनिए, ख्यात का सामान्य अर्थ होता है ख्याति प्रतिपादित करना, यानी वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है ख्यात, जो कि एक कथित साहित्य है। ख्यात विस्तृत इतिहास होता है जबकि वात संक्षिप्त इतिहास होता है। दो शब्द हैं, एक ख्यात होता है, दूसरा होता है वात। तो ख्यात विस्तृत इतिहास और वात, जिसको बात भी कहते हैं, जिसको अर्थ होता है या जिसमें वर्णित होता है संक्षिप्त इतिहास का। तो राजस्थान में
16वीं शताब्दी के बाद लिखे गए ख्यात साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है इतिहास परक ख्यात, दूसरा वार्ता परक ख्यात, तीसरी ख्यात है व्यक्ति परक और लास्ट चौथी है स्फुट ख्यात। अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है किसको? 16वीं शताब्दी के बाद लिखे गए ख्यात साहित्य को। सबसे पुरानी जो ख्यात मानी जाती है वो है मुहणोत नैनसिरी ख्यात। माना जाता है कि यह सबसे पहली ख्यात है और सबसे पहले ख्यात लेखक हैं मुहणोत नैनसी। परवर्ती ख्यात यानी इसके बाद की जो ख्यात आई वो है मुंडियार की ख्यात, जोधपुर ख्यात, मेवाड़ की ख्यातें, शाहपुरा की ख्यात, आमेर की ख्यात, जैसलमेर की ख्यात, बांकीदास की ख्यात और दयालदास की ख्यात, इनको माना जाता है परवर्ती ख्यातें। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं मुहणोत नैनसिरी ख्यात। लेखक हैं नैनसी। तो पहले नैनसी के बारे में देखें। नैनसी प्रथम ख्यात लेखक हैं। ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि तथा दीवान थे। तो याद रखना है नैनसी किन के दरबारी कवि थे या किस महाराजा या राजा के या शासक के आश्रित कवि थे। वो थे जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ये दरबारी कवि और साथ ही साथ वहां के दीवान भी थे। नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि राजपुताने का अबुल फजल नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है नैनसी। या पूछा जा सकता है कि नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल की उपमा किसने दी? तो वो है मुंशी देवी प्रसाद, जो हिंदी के प्रख्यात लेखक रहे हैं। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन आगे करेंगे। तो नैनसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि और दीवान रहे हैं, जिनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। नैनसी ने मुहणोत नैनसिरी ख्यात लिखी है, जो सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। और इस ख्यात में नैनसी ने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नैनसी ने नैनसिरी ख्यात में राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? वो है 36 शाखाओं का। इस ख्यात में राजपुतानी सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। इस ख्यात में ही राजस्थान के अलावा सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि का भी इतिहास लिखा है नैनसी ने। तो अंतरराज्य संबंधों का भी ज्ञान होता है, जानकारी प्राप्त होती है हमें नैनसिरी ख्यात से। नैनसी ने एक दूसरी कृति और रची थी, जिसका नाम है मारवाड़रा परगनारी विगत या गांवारी ख्यात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। मारवाड़रा परगनारी विगत, जिसका दूसरा नाम है गांवारी ख्यात। लेखक है नैनसी। इसे सर्व संग्रह भी कहा जाता है। मारवाड़रा परगनारी विगत को गांवारी ख्यात और सर्व संग्रह भी कहा जाता है। और उनसे भी इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान का गजेटियर माना जाता है, यानी इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें
तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलों, सिंचाई के साधनों, जातिवार घरों की संख्या, उनके आंकड़े तथा आबादी आदि का वर्णन किया था नैणसी ने। और इन कारण ही मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो स्थित है जोधपुर में, तो पूछा जाता है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां स्थित है? जोधपुर में। इस प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ने ख्यात की सभी प्रतियों को संग्रहित कर 4 जिल्दों में ख्यात को तथा 2 जिल्दों में गांवारी ख्यात को प्रकाशित करा दिया। नैणसी ने लिखा पुराने समय में, उनके बाद उसकी ख्यात की सभी प्रतियों को प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर ने इकट्ठा किया तथा 4 जिल्दों में ख्यात को प्रकाशित करवाया तथा 2 जिल्दों में गांवारी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत को प्रकाशित कराने का कार्य किया है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। तो एक बार फिर से सुनिए, नैणसी ने लिखी नैणसीरी ख्यात, और उन नैणसी की दूसरी मुख्य रचना है मारवाड़ परगनारी विगत, जिसे कहा जाता है गांवारी ख्यात सर्व संग्रह, या जो प्रसिद्ध है राजस्थान का गजेटियर नाम से। तो पूछा जाए कि राजस्थान का गजेटियर कौन है, तो बताना है मारवाड़ परगनारी विगत, जिसके लेखक हैं मुहणोत नैणसी। आगे है बांकीदासरी ख्यात। ये बांकीदासरी ख्यात जोधपुर की ख्यात है और लेखक हैं बांकीदास। बांकीदास कौन थे? बांकीदास की मुलाकात हुई एक नाथपंथी गुरु देवनाथ से, और उन नाथपंथी गुरु देवनाथ ने बांकीदास का परिचय करवाया जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ से। जो गुरु देवनाथ थे वो जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के गुरु थे। यूं मान लीजिए कि जोधपुर महाराजा मानसिंह के राठौड़ जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के गुरु देवनाथ का संपर्क हुआ जब बांकीदास से, तो उन गुरु ने बांकीदास की मुलाकात करवाई जोधपुर महाराजा से। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जोधपुर महाराजा ने बांकीदास को अपना दरबारी नियुक्त किया। उनके कवित्व से प्रभावित होकर जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ ने लाख पसाव पुरस्कार भी दिया। बांकीदास को कौन सा पुरस्कार दिया? लाख पसाव पुरस्कार। और बाद में जोधपुर महाराजा मानसिंह के भाषा गुरु भी बन गए बांकीदास। तो इन बांकीदास ने एक गीत लिखा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और इस गीत के माध्यम से राजपूत राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ ललकारा था बांकीदास ने। तो पूछा जाता है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, गीत के लेखक, रचना के लेखक कौन है? तो वो हैं बांकीदास। तो ये बात थी बांकीदास की। अब है बांकीदासरी ख्यात जो लिखी है बांकीदास ने, जो जोधपुर की ख्यात के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह ख्यात मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा राजस्थानी गद्य में रचित है, लिखी गई है। इसमें 2000 बातों का संग्रह है। बांकीदास की जो ख्यात है वो अन्य ख्यातों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय ख्यात है। बांकीदास रचित
26 कृतियां बांकीदास ग्रंथावली के 3 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 10 अप्रकाशित रचनाएं भी हैं। तो बांकीदास री ख्यात जोधपुर की ख्यात है, जिसके लेखक हैं बांकीदास। बांकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि तथा भाषा गुरु थे और इन बांकीदास ने एक गीत लिखा जिसके माध्यम से राजपूत राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ ललकारा था, और वो गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगली ख्यात है दयाल दास री ख्यात, जो बीकानेर की ख्यात है, जिसके लेखक हैं दयाल दास सिढ़ायच। और इस ख्यात में दयालदास सिढ़ायच ने मारवाड़ी डिंगल भाषा में बीकानेर का इतिहास प्रारंभ से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक 2 भागों में लिखा है। दयालदास की ख्यात में दयालदास सिढ़ायच ने मारवाड़ी डिंगल भाषा में बीकानेर का इतिहास शुरू से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक लिखा है, और लिखा कितने भागों में? 2 भागों में। जो दयालदास सिढ़ायच थे वो बीकानेर महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। दयालदास की ख्यात में बीकानेर महाराजा रतन सिंह से हमें जानकारी मिलती है, यानी इस ख्यात से हमें जानकारी मिलती है कि बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने 1836 ईस्वी में अपने सामंतों को कन्या वध रोकने के लिए गया, एक जगह है बिहार में, उस गया में प्रतिज्ञा करवाने का या प्रतिज्ञा करवाई, उसका वर्णन भी मिलता है इस ख्यात में। क्या वर्णन मिलता है कि बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने अपने सामंतों को गया बिहार में या गया नामक स्थान पर कन्या वध रोकने के लिए प्रतिज्ञा करवाई 1836 ईस्वी में। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है दयालदास री ख्यात से। दयालदास री ख्यात फारसी के फरमानों का नागरी में अनुवाद तथा अंग्रेजी फाइलों के अनुवाद भी लिखे गए हैं इसमें। यानी दयालदास की ख्यात में जो दयालदास सिढ़ायच थे, और दयालदास सिढ़ायच कौन थे? बीकानेर महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। उन्होंने इस दयालदास की ख्यात में बीकानेर का इतिहास लिखा है। इसी में फारसी के फरमानों का नागरी में अनुपात तथा अंग्रेजी फाइलों के अनुपात भी इसमें लिखे हैं। अगली है जोधपुर राज्य की ख्यात, और जोधपुर राज्य की ख्यात में राव सिंहा से लेकर महाराजा मानसिंह की मृत्यु तक का हाल लिखा गया है। अगली ख्यात है मुंडियार री ख्यात, और मुंडियार वर्तमान नागौर शहर से 10 मील दक्षिण में स्थित है। इस मुंडियार री ख्यात में राव सिंहा के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तथा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वृतांत लिखा हुआ है। मुंडियार री ख्यात में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की, और राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वर्णन किया गया है मुंडियार री ख्यात में। इस मुंडियार री ख्यात के अंदर प्रत्येक राजा के जन्म, उनकी राज्याभिषेक, उनकी मृत्यु की तारीखों, उनकी राजाओं की रानियों का वर्णन तथा उनकी संतानों का भी वर्णन किया गया है। मुगलों के साथ मारवाड़ की कन्याओं के वैवाहिक संबंधों का वर्णन भी किया गया है इस मुंडियार री ख्यात में। मुंडियार की ख्यात से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अकबर के पुत्र सलीम की मां जोधाबाई
मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी तथा जिनकी माता मालदेव की दासी थी। हाल ही में इस ख्यात की उपलब्ध प्रति को डॉक्टर रघुवीर सिंह सीतामऊ ने नटनागर संस्थान के लिए खरीद लिया है। अगली है कवि राजा की ख्यात, जो जोधपुर के राठौड़ शासकों का वृतांत है। इसके बाद है किशनगढ़ी ख्यात, जिसमें किशनगढ़ के राठौड़ों का इतिहास वर्णित है। भाटियों की ख्यात, जिसमें जैसलमेर के भाटियों का इतिहास लिखा गया है। तो 8 प्रकार की ख्यात हमने देखी, मुख्य मुख्य और भी कई ख्यात हैं, लेकिन मुख्य जो महत्वपूर्ण ख्यात हैं उनको हमने यहां अध्ययन किया है। यत्र तत्र बिखरा हुआ, यानी इधर उधर बिखरे हुए राजस्थानी साहित्य को जिन विजय जी मुनि के प्रयास से जोधपुर में संग्रहित कर दिया गया और उसको संरक्षित करने के लिए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की स्थापना की तथा सारे साहित्य को संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी दी हुई महत्वपूर्ण लगी होगी। तो आप मेरे ऑनलाइन चैनल दिव्यराज क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। साथ ही इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट्स भी करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।